ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टॉपिक में से ही आते हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन हियर। नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में आपका रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यू हैव अ हाइड्रोकार्बन ग्रुप और यू हैव अ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से अटैच्ड है एक लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप और दिस एंटायर मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, in some solvent, ठीक है। your final product is r nucleophile, ठीक है, प्लस लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि यहाँ पे आपने सिंपली जो लीविंग ग्रुप है, ठीक है, जो लीविंग ग्रुप है उसके जगह आपने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? आपने यहाँ पे NU ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे इसका चार्ज हटा देता हूँ, ठीक है। जो लिविंग ग्रुप है उसके जगह आपने यहाँ पे NU डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है, बिकॉज इट इज टेकिंग अवे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लिविंग ग्रुप जो है वो एक्चुअल में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। सो इज दिस इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल? ये जो L माइनस है ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्योंकि आपने सिंपली L को सब्स्टिट्यूट किया है या क्योंकि आपने एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है फॉर अनदर न्यूक्लियोफाइल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया? ठीक है। नाउ व्हाट डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन? ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑन विच, द फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन आर, ठीक है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दैट इज सबसे पहले वो डिपेंड करता है ऑन आर, ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है ऑन लीविंग ग्रुप, फिर वो डिपेंड करता है ऑन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड लास्टली वो डिपेंड करता है ऑन सॉल्वेंट, ठीक है। हम यहाँ पे एक और चीज यूज करेंगे दैट इज टेम्परेचर, ठीक है, बट ये पार्ट जो है ये आगे आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप पहले फटाफट लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लिया सभी ने? सभी ने? ओके। सो नाउ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसको हम SN की तरह लिखते हैं, ठीक है। SN स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। SN स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। इसको जो है हम काफी सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कैटेगरी इज SN1, ठीक है, और इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू SN2, ठीक है, और SNI, ठीक है, और SNNGP, ठीक है। SN1, SN2, SNI, ठीक है, और SNNGP। यहां तक पहले फटाफट लिख लो। लिख लिया क्या? वो कुछ नहीं, कॉमा था, कॉमा था वो। यस, ऑल आर डिफरेंट। लिख लिया? ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस SN1, ठीक है। अगेन आपको क्या समझना है कि यहाँ पे जो हम SN1 SN2 डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर सिंपली मेथड्स, ठीक है, टू गेट टू योर प्रोडक्ट,
ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ या मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है ताकि आपके पास आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स लुक एट SN1। ठीक है, सो SN1 के केस में क्या होता है, SN1 के केस में योर ओवरऑल रिएक्शन इज स्टिल द सेम। ठीक है, SN1 के केस में ओवरऑल रिएक्शन इज RL। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम न्यूक्लियोफाइल, इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट। अच्छा, इससे पहले हम फैक्टर्स, चलो ठीक है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट। ठीक है, गिव्स यू R Nu प्लस L माइनस। ठीक है, ये जो है आपका ओवरऑल प्रोडक्ट है। नाउ बिफोर वी गो इनटू द मैकेनिज्म, before we go into the mechanism I have to discuss about solvent। ठीक है, सॉल्वेंट को देखो हम किस सॉल्वेंट को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट्स इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ठीक है, और दे आर डिवाइडेड इनटू पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पहले आप यहां तक लिख लो। लिख लिया? ठीक है, सो विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। देखो आपको एग्जांपल देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल a solvent such as H2O। ठीक है, any solvent such as CH3OH। ठीक है, a solvent such as ether। ठीक है, another solvent such as, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज DMSO। क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज कॉल्ड एज DMSO। ठीक है, एंड अनदर सॉल्वेंट सच एज CCl4। ठीक है, एंड वन मोर, लेट्स टेक CS2। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, बता रहा हूँ। सो DMSO स्टैंड्स फॉर डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। नाउ सो अभी आप देखो जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्वेंट का कैटेगराइजेशन दिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे पोलर या नॉन पोलर का मतलब जो है दैट इज रिलेटेड टू म्यू। ठीक है, अगर म्यू इज इक्वल टू 0 है तो वो नेचुरली आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही आएगा। ठीक है, एंड अगर म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो है, ठीक है, तो उस केस में ये जो है ये आपका पोलर सॉल्वेंट में आएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? अगर डाइपोल मोमेंट है तो पोलर, अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो नॉन पोलर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोटिक और एप्रोटिक। प्रोटिक एंड एप्रोटिक में डिफरेंस क्या है कि क्या ये H प्लस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो प्रोटिक जो है दैट कैन प्रोवाइड H प्लस, एप्रोटिक जो है दैट कैन नॉट प्रोवाइड H प्लस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, प्रोटिक कैन प्रोवाइड H प्लस प्रोटॉन। ठीक है, एप्रोटिक कैन नॉट प्रोवाइड H प्लस। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। लेट्स टेक H2O। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे ले देता हूं, दिस इज 1, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज NP, नॉन नॉन पोलर। ठीक है, दिस इज PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, H2O कौन सी कैटेगरी में आएगा बताओ? H2O कौन सी कैटेगरी में आएगा? ठीक है, नेचुरली H2O जो है वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही आएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट CH3OH, अल्कोहल? वापस सोचो। ठीक है, कोई भी H जो है, कोई भी H जो है वो एसिडिक कब होता है? ठीक है, एनी H इज एसिडिक व्हेन इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ठीक है,
हैलोजेंस, ठीक है, और इन सम केसेस नाइट्रोजन ऑल्सो, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन जो है दैट इज अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इन दैट केस इट कैन बिहेव एज एन एसिड, ठीक है। तो अब आपका ये चीज क्या आ जाएगा बताओ, ये भी जो है ये भी आपका आ जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है, ये वाला तो क्लियर ही है, ये वाला तो एब्सोल्युटली क्लियर, दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या डाउट है इसमें बताओ? ईथर है, ईथर में डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, ठीक है, ईथर में डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, एंड यहाँ पर ऐसा कोई भी H नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई भी H नहीं है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, हेंस पोलर एप्रोटिक, ठीक है। एंड लास्ट में CCl4 एंड CS2 दोनों ही एक साथ आप बता दो, ठीक है, CCl4 एंड CS2 दोनों ही क्या आ जाएगा, दोनों ही आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। now why are we categorizing this into polar protic, polar aprotic and non polar, ठीक है, very simply let's take the example of H2O, ठीक है। H2O हम एज एन एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी आता है H2O से, ठीक है। तो सपोज करो अगर आप कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर आप H2O में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्यों डिसॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि उसके कैटायन एंड एनायन जो है वो सॉल्वेट होते हैं, ठीक है, सॉल्वेट होते हैं या हाइड्रेट होते हैं, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। एनी कंपाउंड, करेक्ट, एनी कंपाउंड dissociates in water or dissolves in water, ठीक है, why because it is forming why because it gets hydrated by the solvent molecules। जैसे कि सपोज करो अगर आपका कैटायन है यहाँ पे, ठीक है, एंड अगर सपोज करो आपका एनायन है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप डाइपोल शो करते हो, ठीक है, तो वो कैसा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कैटायन के तरफ ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा, करेक्ट, कैटायन की तरफ जो है ऑक्सीजन होगा, ठीक है। द कैटायन पार्ट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द ऑक्सीजन पार्ट, ठीक है, और विद द नेगेटिव पार्ट। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड द एनायन पार्ट एंड दी एनायन पार्ट, अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बताओ, ठीक है, ऑब्वियसली एनायन पार्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। यहां तक आप फटाफट पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं कि कैटायन पार्ट जो है, ठीक है, दैट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, ठीक है, दैट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड और सॉल्वेटेड, ठीक है, डिसॉल्व्ड और सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड, ठीक है, बाय द डेल्टा नेगेटिव पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज, दैट इज anion, is getting dissolved or solvated or hydrated, ठीक है, by H plus part। लिख लो यहां तक। यहां तक लिख लिया क्या? लिख लिया, ठीक है। सो बेसिकली
polar protic solvent dissolves both cation as well as anion. ठीक है. Now if we will look at polar aprotic solvent, ठीक है, if we will look at polar aprotic solvent, तो the difference between polar protic and polar aprotic is, बताओ, the difference between polar protic and polar aprotic is correct H plus. ठीक है. अब अगर H plus पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर H plus पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा पार्ट सॉल्वेट नहीं हो पाएगा? करेक्ट. अब अगर आपके पास H plus पार्ट नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक इज द H plus पार्ट, ठीक है, और द H पार्ट. एंड अगर H नहीं है यानी कि एनायन पार्ट जो है वो सॉल्वेट नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट द कैटायन, ठीक है, गेट्स सॉल्वेटेड जस्ट लाइक द प्रीवियस केस. ठीक है, क्योंकि कैटायन को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? कैटायन के केस में आपका डेल्टा नेगेटिव जो है वो पार्ट उसको डिसॉल्व कर रहा था. ठीक है. बट इन दिस केस द anion part doesn't get solvated. ठीक है. अब अगर anion जो है वो solvate नहीं हुआ है, ठीक है, in that case the anion can still react. ठीक है, और the anion will react faster. ठीक है, क्योंकि कैटायन जो है वो तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, सो दैट हैज बिकम स्टेबल, बट एनायन जो है उसने बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया है, विच इज व्हाई इट इज स्टिल नॉट एज स्टेबल और विच इज व्हाई इट इज रिएक्टिव. क्या यही पार्ट आप सभी को समझ में आया? ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज H plus delta plus is not present in polar aprotic solvent. ठीक है. अब आप नेचुरली समझ ही सकते हो कि अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इस केस में क्या होगा, बताओ? नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फिर इस केस में क्या होगा, बताओ? ठीक है, इस केस में ना ही कैटायन सॉल्वेट होता है, ना ही आपका एनायन जो है वो सॉल्वेट होगा. ठीक है. इन दिस केस नाइदर कैटायन नॉर एनायन नॉर, ठीक है, एनायन सॉल्वेट्स. लिख लो यहां तक. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है. तीनों टाइप के सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है. आप सिंपली ये देखो ना कि पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक में डिफरेंस क्या होता है. पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक में डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ H. ठीक है. H किससे बॉन्डिंग बना रहा था? H पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज था तो वो जो था वो एनायन के साथ बॉन्डिंग बना रहा था. अब अगर H पार्ट नहीं है तो एनायन के साथ बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो इन दिस केस एनायन जो है वो सॉल्वेट नहीं होता है. नॉन पोलर के केस में तो कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे स्टेबल का क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेबल का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सॉल्वेंट्स आप यूज करोगे अलग कंडीशंस में. ठीक है, ये सिंपली कि सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक है. ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल कि कोई और पार्ट पे डेल्टा पॉजिटिव हो. ठीक है, लेकिन अगर आप चार्ज डेंसिटी देखोगे तो हाइड्रोजन पे चार्ज डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट आएगा. ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये था कि सी कैटायन भी डिसॉल्व नहीं होता, एनायन भी डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है, कंप्लीट हुआ क्या यहां तक? ठीक है. सो कंटिन्यूइंग देखो यहाँ पे हमने सब जस्ट अभी सॉल्वेंट का रोल मेंशन किया, वी स्टिल हैव टू कंटिन्यू विद SN1. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन SN1? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो. सो द मैकेनिज्म ऑफ SN1 इज आपके पास R एंड L प्रेजेंट है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लीविंग ग्रुप जो है वो निकलता है. ठीक है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन SN1, ठीक है, इज लीविंग ग्रुप जो है निकलता है. सो दिस फॉर्म्स R प्लस L माइनस. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज दिस हैपेंस. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि अगर आपका R प्लस, ठीक है, अब R प्लस जो है यहाँ पर तो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है. ठीक है. इट इज पॉसिबल दैट इट मे रीअरेंज. ठीक है, इट मे रीअरेंज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मे रीअरेंज. ठीक है, इट मे रीअरेंज. ठीक है. अब लास्ट पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली आपके पास R प्लस है. ठीक है. देन ये जो है कि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है अटैच करेगा. ठीक है. फाइनली इट विल गिव यू RNU.
ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो। ठीक है, ऑब्वियसली आपको अभी के लिए ये लगेगा कि ये क्या हुआ, आपको आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। लिख लिया क्या? ठीक है, अब आपने केमिकल काइनेटिक्स तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या था कि जो भी आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है या जो भी आपका मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज योर रीड डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक हमने डिस्कस किया था कि जहां पर भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज योर स्लोएस्ट स्टेप। सो 1 2 3, ठीक है, कौन सा यहाँ पे रीड डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा? कौन सा आएगा बताओ? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज ऑलवेज योर स्लोएस्ट स्टेप। तो कार्बोकैटायन फॉर्म किस में हो रहा है? 1 में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला कार्बोकैटायन जो है वो 1 में ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इन जनरल 99% ऑफ द केस, ठीक है, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसको पूरा लिख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन is the slowest और rate determining step। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यानी कि यही स्टेप जो है, यही स्टेप आपका आरडीएस हो गया। ठीक है, अब अगेन आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि अगर जब आप रेट लिखते हो तो रेट किसके हिसाब से लिखते हो? आप आरडीएस के हिसाब से लिखते हो। ठीक है, सो इफ यू विल राइट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट में सिर्फ आर एल है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पूरा रिएक्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन? ऑर्डर क्या आता है? ऑर्डर इज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द रेट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज SN1। ठीक है, यहाँ पे 1 जो है दैट डिनोट्स, यहाँ पे 1 जो है दैट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर का मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है दैट इज 1। ठीक है, और इन योर रिडिटरमाइनिंग स्टेप देयर इज ओनली 1 रिएक्टेंट। यहां तक आप लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या? ठीक है, नाउ ओके, सो हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ हाउ डज रेट डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऊपर में चार, जहां जहां पे हमने ऊपर में ये सब फैक्टर्स लिखे हैं, सो हाउ डज रेट डिपेंड ऑन दीज। ठीक है, सो लेट्स से सबसे पहले अगर हम निकाल रहे हैं रेट का डिपेंडेंसी ऑन आर। ठीक है, रेट का डिपेंडेंसी ऑन आर, कि आर जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंड डिग्री होना चाहिए या थर्ड डिग्री होना चाहिए कि आपका रेट जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो इफ यू हैव 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन, व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल? ठीक है, नेचुरली आपका थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा, फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय सेकंड डिग्री, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा? लास्ट में आपका आएगा 1 डिग्री। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, the more stable the carbocation formed, faster is the reaction।
ठीक है, फास्टर इज अ रिएक्शन, यानी कि अब इन दिस केस आर पे कैसे रेट डिपेंड करता है कि थर्ड डिग्री शो फास्टर रिएक्शन फॉलोड बाय सेकंड डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना इजीली कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जितना इजीली कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है उतना ही फास्टर ये जो है रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि मैं आपको दूं, ठीक है, लेट्स कॉल दिस ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहां पे रिएक्शन फास्टेस्ट SN1 कौन शो करेगा बताओ? ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि बी जो है वो आपका थर्ड डिग्री है। ठीक है, फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय सी। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, कंप्लीट करो। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो दिस वाज आर। ठीक है, द सेकेंड फैक्टर द सेकेंड फैक्टर इज द लीविंग ग्रुप। ठीक है, द सेकेंड फैक्टर इज द लीविंग ग्रुप ना, क्योंकि हम यहाँ पे आर एंड एल के बीच में बॉन्ड जो है वो हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। ठीक है, सो द एल पार्ट, ठीक है, और द लीविंग ग्रुप पार्ट मस्ट ऑलवेज बी अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, मस्ट ऑलवेज बी अ गुड लीविंग ग्रुप। एंड जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता रहेगा। क्या हमने डिस्कस किया हाउ टू डिटरमाइन गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप? हैव वी डिस्कस दिस? नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो विल डिस्कस दिस राइट नाउ। सो हाउ डू यू डिटरमाइन वेदर अ लिविंग ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ बैड लिविंग ग्रुप? वेरी सिंपली इसके लिए एक ही रूल है, वीकर द बेस, ठीक है, बेटर द लिविंग ग्रुप, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके लिए एक ही स्टेटमेंट है, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ठीक है, देयर आर नो एक्सेप्शंस इन दिस केस। अब यहां पे देखो आप कैसे निकालोगे कि इसमें से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि आपके पास है F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। ठीक है, आपको यहां पे निकालना है कि इसमें से लिविंग ग्रुप कौन सा बेस्ट है। ठीक है, लिविंग ग्रुप निकालने के लिए आप ये चेक करो कि इसमें से कौन सा वीकेस्ट बेस है। ठीक है, इसमें से कौन सा वीकेस्ट बेस है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहां से कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली डू फ्रॉम हियर, अगर आपको याद ही है तो। या अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना के तो 100% कर ही सकते हो। ऐसा नो? ठीक है, सो ऑब्वियसली अब आपको तो डायरेक्टली, मुझे लग ही रहा है कि आपको डायरेक्टली याद है, तो यहाँ पे वीकेस्ट बेस कौन सा आएगा? आई माइनस आएगा। ठीक है, सो आई माइनस इज योर वीकेस्ट बेस, फॉलोड बाई बी आर माइनस, फॉलोड बाई सी एल माइनस, फॉलोड बाई एफ माइनस। ठीक है, तो यानी कि आपका बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा आ जाएगा? जो आपका वीकेस्ट बेस है वही आपका बेस्ट लीविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा आ जाएगा बताओ? करेक्ट, सो आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है दैट इज आई माइनस फॉलोड बाय बी आर माइनस फॉलोड बाय सी एल माइनस फॉलोड बाय एफ माइनस। ठीक है, लिविंग ग्रुप के लिए देयर इज ओनली वन कंडीशन, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, नो एक्सेप्शंस। लिख लिया क्या? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो अगर मैंने आपको दिया CH3 माइनस NH2 माइनस। ठीक है, दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। ठीक है, NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस। ठीक है, यहां पे आपको ये निकालना है विच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। बताओ, अब आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता, तो यही आपका वीकेस्ट बेस आएगा। एंड अगर यही चीज आपका वीकेस्ट बेस आएगा तो यही चीज आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप भी आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लिविंग अबिलिटी।
ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सेम लीविंग ग्रुप, ठीक है, या लीविंग एबिलिटी, OH माइनस H2O, बताओ। एक तो आप हड़बड़ी बहुत करते हो, ठीक है, इसमें से वीकर बेस का मतलब क्या हुआ? वीकर बेस यानी कि जो कि H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो इसमें से किसका टेंडेंसी होगा कि वो H प्लस कम एक्सेप्ट करे? ऑब्वियसली H2O ही आएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो, सोच समझ के बोला करो, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर, ओके, सो CF3CO minus CH3COO minus, बताओ which is a better leaving group? ठीक है, यहाँ पे CF3 है, यहाँ पे CH3 है। इसमें से किस केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? किस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबलाइज यानी कि लेस रिएक्टिव यानी कि वीक, ठीक है। सो व्हिच वन वुड बी अ बेटर लिविंग ग्रुप? CF3CO माइनस वुड बी अ बेटर लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? सिंपल सा ही है, ठीक है। आप चलो इसको ऑपोजिट तरीके से देखो ना, आपके पास है CF3COOH, आपके पास है CH3C, अच्छा ये वाला, एक और ये वाला देख लो, ठीक है। विच इज अ बेटर एसिड? ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है व्हेन यू हैव -M -I -H ग्रुप्स, ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तीन तीन वेरी स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप्स है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ वुड इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ वुड डिक्रीज, ठीक है, एंड योर लीविंग ग्रुप एबिलिटी वुड इंक्रीज, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस और लीविंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। अगर आप OH माइनस एंड अगर आप H2O देखोगे, ठीक है, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? ऑब्वियसली यही आपका स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, ठीक है। ये अगर स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ तो ये वीकर बेस हुआ, वीकर बेस हुआ यानी कि गुड लिविंग ग्रुप हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको H प्लस निकालना है बिटवीन OH माइनस एंड H2O तो ऑब्वियसली आप इसी में से H प्लस निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इज इट डन? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज अ गुड लिविंग ग्रुप और अ बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अरे अभी तो समझाया, H2O OH माइनस, ठीक है, इसमें से कहां से आप H प्लस निकाल सकते हो? H2O से या OH माइनस से, किसमें से आप H प्लस निकाल सकते हो? ऑब्वियसली H2O से आप H प्लस निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज अ वीकर एसिड, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट जो है वो वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ऐसा नो? ठीक है, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप हुआ और ये आपका और ये आपका लिविंग ग्रुप कम हो जाएगा, क्लियर हुआ? डन। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना पड़े, ठीक है, ClF
एंड लेट्स से आई, ठीक है, ऑब्वियसली ब्रोमीन का आप समझ ही सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. सो लेट्स कॉल दिस ए बी सी. ठीक है, तो अगर आप रेट ऑफ SN1 कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे फास्टेस्ट कौन सा आएगा बताओ. नेचुरली यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है वो फास्ट आएगा, क्योंकि ऑल अदर फैक्टर्स आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो फास्टेस्ट आएगा, फॉलोड बाई करेक्ट, फॉलोड बाय ए, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, बी. इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो. डन. सो हमने क्या क्या फैक्टर डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया आर, हमने डिस्कस कर लिया एल. ठीक है, उसके अलावा तो अब नेक्स्ट फैक्टर आपका क्या आएगा, आपका नेक्स्ट फैक्टर जो है वो आएगा NU, न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सो अब अगर आप अपना रेट लॉ देखोगे, ठीक है, सो जो रेट लॉ आया है वो ये आया है. ठीक है, डज दिस डिपेंड ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल? रेट जो है क्या वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, रेट जो है वो तो आपको दिख रहा है, वो तो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट डू वी राइट, ठीक है, कि आपका SN1 रिएक्शन जो है, ठीक है, SN1 रिएक्शन का रेट जो है वो ना ही न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना ही न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि इज इट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और अ वीक न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि आपने 2 मोलर लिया है या 4 मोलर लिया है. ठीक है, SN1 रेट डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, लिख लो. लिख लिया. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज सॉल्वेंट. ठीक है, कि हमें किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, सो इन दिस केस वी आर फॉर्मिंग, जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्या है, कि आप RL है, RL में आप R प्लस एंड L माइनस फॉर्म कर रहे हो. ठीक है, दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड, क्योंकि इसके बिना जो है SN1 पॉसिबल नहीं है. So if this is getting formed, which means that R plus and L minus has to be stabilized. ठीक है, अगर आप इस चीज को स्टेबलाइज नहीं कर सकते तो ये चीज फॉर्म भी नहीं होगा. ठीक है, now if you have to stabilize both the cation as well as the anion, so which kind of solvent should we take? Correct. So in this case for SN1 reaction, ठीक है, for SN1 reaction polar protic solvent is favorable. ठीक है, लिख लो. ठीक है, इन केस ऑफ SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल. ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, सो दैट बोथ कैटायन एंड एनायन गेट सॉल्वेटेड. टेम्परेचर का फैक्टर जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, टेम्परेचर का फैक्टर चाहे तो आप लिख लो, ठीक है, बट इसको हम आगे ही डिस्कस करेंगे. आप लिख सकते हो टेम्परेचर के केस में, ठीक है, लो टेम्परेचर इज प्रेफर्ड. क्यों, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, अभी के लिए आप चाहते हो सिर्फ लिख सकते हो. लो टेम्परेचर इज प्रेफर्ड. लिखिए यहां तक. Now, there are two important factors also that we have to discuss. Sixth factor is stereochemistry.
स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसा है, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसा है। नाउ इन दिस केस लेट्स टेक एनी वन, ठीक है। सपोज करो आपके पास आपका ग्रुप जो है वो ऐसा है, कार्बन अटैच टू ए, अटैच टू बी, अटैच टू डी एंड अटैच टू सम लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो जब आपका SN1 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जब आपका SN1 रिएक्शन हो रहा है, अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। Is this molecule optically active or optically inactive? This molecule, this particular molecule जो आपको दिया गया है, this is optically active, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप्स है। This molecule is chiral, so optically active, ठीक है। Now जब ये SN1 रिएक्शन शो कर रहा है, अच्छा, इससे पहले one more thing, what is the hybridization of carbon in this state? Hybridization of carbon is correct. So in this case carbon is sp3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हो क्या रहा है SN1 में, आपका फर्स्ट पार्ट में क्या होता है बताओ? What happens in SN1? What is the first step in SN1? RDS तो है, बट होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है, करेक्ट। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? C पॉजिटिव, A B एंड C प्लस, सॉरी, A B एंड D, ठीक है, एंड L माइनस, ऐसा ना, ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। नाउ इन दिस स्टेट व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो इसका स्टेट जो है वो sp2 है, ठीक है। नाउ sp2 इज प्लेनर और नॉन प्लेनर? करेक्ट, sp2 इज प्लेनर, ठीक है। तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्लेन को दोनों ही साइड से अप्रोच कर सकता है, ठीक है। दैट इज इट कैन अप्रोच फ्रॉम द टॉप, ठीक है, और इट कैन अप्रोच फ्रॉम द बॉटम। देखो अगर आपका प्लेन जो है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सपोज करो A, यहाँ पे सपोज करो B एंड यहाँ पे सपोज करो D, ठीक है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हो सकता है कि यहाँ से अटैच करे, ठीक है, या फिर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो हो सकता है कि यहाँ से अटैच करे। यस और नो? बोथ द साइड्स आर पॉसिबल, ठीक है। सो इन दिस केस बोथ दी प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड। यहाँ पे बोथ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? एक तो आपका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है या जहां से लिविंग ग्रुप निकला वहीं पर ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है, ठीक है, या फिर इसका मिरर इमेज, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, दैट इज A D, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ पे B, ठीक है। सो अब इस चीज को हम कैसे लेबल करते हैं? वन ऑफ दिस इज लेबल्ड रिटेंशन, द अदर वन इज लेबल्ड इन्वर्जन। तीन पॉसिबिलिटी कहां से आ गया, ठीक है। वन ऑफ दिस इज लेबल्ड रिटेंशन, द अदर इज लेबल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब अगर वो चीज ऑपोजिट साइड में जाता है तो, रिटेंशन का मतलब अगर वही चीज सेम साइड में जाता है तो, ठीक है। तो ये लेफ्ट ही तो हुआ, ठीक है। नाउ दिस वन, ठीक है, लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रिटेंशन आएगा, ये जो है ये आपका रिटेंशन आएगा या इन्वर्जन आएगा, ठीक है, करेक्ट। सो दिस वन इज योर रिटेंशन, ठीक है, एंड दिस वन वुड ऑब्वियसली बी इन्वर्जन, ठीक है। रिटेंशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सिंपली कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में, ठीक है, लिविंग ग्रुप के सेम साइड में है, ऑपोजिट साइड। यहाँ पर अगर आप देखोगे ए बी डी जो है वो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे देखो ए बी डी जो है वो एग्जैक्टली सेम है, लिविंग ग्रुप इज ऑन द राइट साइड, न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड, बिकॉज दिस इज द सेम, ठीक है, बिकॉज दिस इज द सेम इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन, ठीक है। whereas यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट एंड पे है, तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। आप इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो। क्या आप लोगों ने यहां तक पहले लिख लिया? आप लोगों ने यहां तक पहले लिख लिया? क्या लिख लिया? ठीक है। सो सी यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे कि सपोज करो आपका ये चीज जो है ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था कि यहाँ पे था योर लिविंग ग्रुप, ठीक है, लेट्स से हियर वाज A, हियर वाज B एंड हियर वाज D, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अभी तक ये क्या था? अभी तक ये था sp3, ठीक है, लेकिन जब लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तब ये क्या बन जाएगा? तब तो ये sp2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप जो है वो तो इस जोन से निकला है,
यस और नो? ठीक है, लिविंग ग्रुप जो है वो तो इस जोन से निकला है, यस और नो? ठीक है, तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, हो सकता है कि वो इसी जोन से अटैक करे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो इसी इसके ऑपोजिट जोन से अटैक करे, ठीक है। अगर वो सेम जोन से अटैक करता है, सो इन दिस केस व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, रिटेंशन और इन्वर्जन? करेक्ट, अगर वो सेम जोन से ही अटैक करता है जहां से कि लिविंग ग्रुप निकला है, ठीक है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन, ठीक है। अगर वो ऑपोजिट एंड से अटैच होता है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। क्या ये सभी को समझ में आया? नॉर्मल लॉजिक ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये समझो कि सेम साइड है तो रिटेंशन, ऑपोजिट साइड है तो इन्वर्जन, ठीक है। नाउ नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट येट डन, ठीक है ना। अब इस प्लेन को अप्रोच तो वो दोनों साइड से कर सकता है, ठीक है। अगर कार्बोकेटायन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, sp2 हाइब्रिडेशन इज ऑलरेडी फॉर्म, ठीक है, देन तो न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट, यस, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन गेट फॉर्म, ठीक है। द पॉइंट इज हाउ मच, ठीक है, द पॉइंट इज हाउ मच। नाउ इफ बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन आर पॉसिबल, ठीक है, तो अब आप एक प्लेन को ऊपर से भी अप्रोच कर सकते हो या नीचे से भी अप्रोच कर सकते हो। दोनों के केस में चांसेस क्या है, 50-50 है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एग्जैक्टली सेम है, यस और नो? ठीक है, सो अगर स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली सेम है, यानी कि आपका रिटेंशन जो है, रिटेंशन भी 50% आएगा, ठीक है, एंड इन्वर्जन भी 50% आएगा, यस और नो? वाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है सेम है एंड प्लेनर है, तो द चांसेस आर एग्जैक्टली इक्वल। नाउ इज दिस वन, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है या ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? ऑब्वियसली दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो, आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है। एंड अगर ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंड अगर ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है, तो जो ओवरऑल सोल्यूशन है जो ओवरऑल सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन, वो जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा? करेक्ट, जो आपका ओवरऑल सोल्यूशन है, वेरी गुड, ठीक है, जो आपका ओवरऑल सोल्यूशन है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, ठीक है, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। सभी को रेसमिक वर्ड याद है, ठीक है। रेसमिक, रेसमिक का मतलब क्या था कि आपके पास एनेंटियोमर्स जो है, ठीक है, आपके पास दोनों एनेंटियोमर्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी में हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास रिटेंशन 50% है, इन्वर्जन 50% है, ठीक है। इफ सपोजिटली दिस वाज डी एंड दिस वाज एल, तो दोनों का ही क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से जो है आपका ओवरऑल सोल्यूशन, योर ओवरऑल सोल्यूशन बिकम्स इनएक्टिव, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ रेसमिक मिक्सचर। लिख लो, ठीक है। इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ SN1, ठीक है, ओवरऑल solution is an optically inactive racemic mixture, ठीक है। In case of SN1, overall solution is an optically inactive racemic mixture. क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए कि आपको सो एंड सो कंपाउंड दिया गया है एंड उस पे आपने SN1 करवाया है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट्स या ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मीजोमर होगा, क्या होगा, तो आप इसके हिसाब से जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन 50-50 हो, ठीक है, दिस इज थियोरेटिकल, दिस इज थियोरेटिकल, एंड आप हमेशा इसको ही लेके सॉल्व करोगे,
ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप हमेशा यही अंडरस्टैंडिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि आपका रिटेंशन एंड इन्वर्जन जो है वो 50-50 है, ठीक है। हाउएवर जस्ट समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इन्वर्जन इज स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये आपको याद नहीं रखना है, सॉरी ये आपको यूज नहीं करना है, आप यूज यही वाला करोगे अगर आपको क्वेश्चन वैसा दिया गया तो बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कभी गलती से एडवांस लेवल में मल्टीपल करेक्ट में दे दिया कि एक्सपेरिमेंटली इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन और रिटेंशन ग्रेटर देन इन्वर्जन, तो ये चीज आप उस केस में यूज करोगे, ठीक है। अदरवाइज यू शुड ऑलवेज यूज दिस वन, ठीक है, लिख लो। लिख लिया क्या? रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जहां पर कि आपके पास एनेंटियोमर्स इक्वल क्वांटिटी में होता है, ठीक है, जहां पे कि आपके एनेंटियोमर्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी में हो, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, बोथ ऑफ दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। एंड क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में है तो ये एक दूसरे का ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे का ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कैंसल आउट कर देंगे, विच इज वाई रेसमिक रेसमिक होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो ये जितना भी टर्न करेगा ये उसका ऑपोजिट टर्न करेगा, इसलिए इसका ओवरऑल जो है वो 0। क्लियर? कंप्लीट हुआ? एक्सपेरिमेंटली इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन, ठीक है, बट इस चीज को आप यूज नहीं करोगे, आप यही वाली चीज को ही यूज करोगे। डन? सो देयर इज वन मोर थिंग, एनर्जी डायग्राम, बट हम एनर्जी डायग्राम जो है वो हम SN2 के साथ ही करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस वन वाज SN1, ठीक है, सो दिस वन वाज SN1। नाउ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज SN2, ठीक है, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज SN2। Now, in case of SN2 what happens is same, आपके पास RL है, ठीक है, in the presence of nucleophile, ठीक है, in some solvent, ठीक है, it forms RNU plus whatever leaving group, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसा होता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म में देखो क्या होता है कि आपके पास R and L है, ठीक है, इनके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड है, चलो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास R and L है, लेट्स से कि आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन इज अटैच्ड टू सम लीविंग ग्रुप, ठीक है, देन द सेम कार्बन इज अटैच्ड टू ग्रुप A, ठीक है, ग्रुप B एंड सम ग्रुप C, ठीक है। ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर? ठीक है, अब तो आप सभी समझ सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ SN2, ठीक है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ SN2, पहले आप यहां पे देखो, SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो वेट नहीं करता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो वेट नहीं करता है कि लीविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, फिर वो रीअरेंज होगा, उसके बाद जाके वो अटैच होगा, ठीक है। SN2 में ऐसा नहीं होता है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल सिंपली गोज एंड रिएक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली आपका अटैक करता है, ठीक है। सो इन दिस केस देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट का मतलब बता रहा हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इन द प्रीवियस केस लीविंग ग्रुप पहले निकल रहा था, ठीक है, फिर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच होता है। यहाँ पे बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द सेम टाइम, ठीक है, कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो रहा है, ठीक है, एंड लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे कि जब आप किसी को अपना फोन पकड़ाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपना फोन ऐसे पकड़ के रखते हो, वो आपके हाथ से लेता है, तब जाके आप छोड़ते हो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे, फर्स्ट द न्यूक्लियोफाइल अटैचेस, देन द लिविंग ग्रुप एग्जिट्स, और बोथ ऑफ देम आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। सो फाइनली योर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RNU प्लस लिविंग ग्रुप, ठीक है। So there is at least one point that you can say, there is at least one point that you can say कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इज रीअरेंजमेंट पॉसिबल? इज रीअरेंजमेंट पॉसिबल?
ठीक है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। वेयरएज इन केस ऑफ SN1, वेयरएज इन केस ऑफ SN1 वहां पे कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म हुआ था, वहां पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये जो है इस तरह से दिखता है। और इन दिस केस हाउ कैन यू ड्रॉ हियर, ठीक है, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज इनकमिंग और दैट इज अटैकिंग। ठीक है, सो यहाँ पे जब तक ये अटैक नहीं कर रहा था तब तक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था बताओ? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वाज करेक्ट, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन वाज sp3। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। अब when the carbon is bonded to both the leaving group as well as the nucleophile, carbon is attached to both the leaving group as well as the nucleophile, तो उस केस में देखो कार्बन कैसा होता है, this is A here, सॉरी इसको मैं D कर दे रहा हूं। ठीक है, this is B here, this is D here। ठीक है, this is bonded to both the nucleophile, bonded to both the leaving group। ठीक है, यहाँ पे जैसे B आउटसाइड था, यहाँ पर भी B जो है वो आउटसाइड ही है। ठीक है, यहाँ पे D जो है वो इनसाइड ही है। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि लीविंग ग्रुप जो है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है वो पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आपका फाइनली स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ठीक है, एंड यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड रुको। ठीक है, एंड यहाँ पे D। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ठीक है, अगर आप A, B एंड D, ठीक है, अगर आप A, B एंड D का सेंस देखोगे इन द फर्स्ट डायग्राम एंड इन द सेकेंड डायग्राम, ठीक है, आर दे फेसिंग द सेम साइड और द ऑपोजिट साइड? अगर आप A, B, D पर्टिकुलरली देखोगे, ठीक है, आर दे फेसिंग द सेम साइड और द ऑपोजिट साइड? ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज क्लियरली फेसिंग द ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन। आप अगर एनसीईआरटी बुक्स देखोगे या अगर आप कोई भी बुक देखोगे तो इसमें कई बार इसको ऐसे भी बोला जाता है एज अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? ठीक है, वेरी सिंपली, क्योंकि देखो कई जैसे कि अगर एक अम्ब्रेला है, ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह से हुआ, या अगर आप ए बी डी को देखोगे तो अभी ए बी डी जो है वो इस साइड फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कार्बन हुआ, ए बी डी जो है वो इस साइड फेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चलता है, ठीक है, ये तो आपने कभी कभी तो देखा ही होगा, ठीक है, तो यही आपका अम्ब्रेला क्या रहता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है कार्बन के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगा कि ए बी डी जो है, अब वो देखो कार्बन के एग्जैक्टली ऑपोजिट में चल गए। यहाँ पे देखो तीनों क्या थे, लेफ्ट साइड थे, यहाँ पे तीनों क्या हो गए, राइट साइड हो गए। सिमिलर टू अमीन इन्वर्जन, यस, सिमिलर टू अमीन इन्वर्जन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सो दिस इज वॉल्डेन इन्वर्जन। नाउ अब अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, जैसे कि हमने SN1 में देखा था इन्वर्जन एंड रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन व्हेन सेम साइड, इन्वर्जन व्हेन ऑपोजिट साइड, तो SN2 के केस में, SN2 के केस में दी ओनली प्रोडक्ट दैट वुड फॉर्म वुड बी इन्वर्जन और रिटेंशन। करेक्ट, in case of SN2 the only product formed would be inversion। ठीक है, तो जहां पे SN1 में 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन था, इन केस ऑफ SN2 इट इज 100% इन्वर्जन। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इन्वर्जन इज कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, या हो सकता है कई बार आप इसको बुक्स में ऐसे भी पढ़ो एज अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, अम्ब्रेला इन्वर्जन इज नॉट द टेक्निकल वर्ड, द टेक्निकल वर्ड इज वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, यहां तक आप सभी फटाफट कंप्लीट करो। SN2 में देखो, चलो ठीक है, गुड क्वेश्चन। सो अगर आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि अगेन हमने केमिकल काइनेटिक्स में किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, देयर इज ओनली वन सिंगल स्टेप। यहां पर भी अगर आप देखोगे, यहां पर भी आपके पास एक ही सिंगल स्टेप है। ठीक है, देयर इज ओनली वन सिंगल स्टेप। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे और, ठीक है, सो दिस इज योर RDS।
ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप है तो यही आपका आरडीएस है। नेक्स्ट स्टेप में तो प्रोडक्ट फॉर्म हो ही गया है, ठीक है, सो दिस इज योर आरडीएस। वही, दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो अब अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे दिस इज sp3, यहां पे दिस इज आल्सो sp3, ठीक है, दिस इज आल्सो sp3, दिस इज आल्सो sp3, एंड यहां पर तो एक ही स्टेप है ना, तो यहां पे यही वाला आपका आरडीएस होगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक ही स्टेप है तो यही आपका आरडीएस होगा, यहीं पर ही बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो यही आपका आरडीएस होगा। नाउ so this is sp3, this is also sp3, but what is the hybridization of carbon here, ठीक है, ये डायग्राम को देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस डायग्राम लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस डायग्राम लुक्स समथिंग लाइक दिस, तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ बताओ, ठीक है। सो अगर आप इसको देखोगे, सो दिस लुक्स, अगर आप इसको देखोगे तो दिस लुक्स लाइक sp3d, ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, ठीक है, कार्बन है, कार्बन है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, उसके पास तो डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, ठीक है, कार्बन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहां पे आपको क्या समझना है कि इन दिस स्ट्रक्चर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है, दी हाइब्रिडेशन इज sp2, मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये तीन पार्ट जो है जहां पे ए बी एंड डी अटैच्ड है, ठीक है, दिस इज योर sp2, जहां पे न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज योर प्योर p ऑर्बिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 1000 बार इसमें पूछा था। यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे p ऑर्बिटल बना दिया है बट डजंट मैटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल जो है दे आर अटैच्ड एट वन लोब ऑफ द p ऑर्बिटल, ठीक है, दे आर अटैच्ड एट, दिस इज वन लोब ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, ठीक है, तो लीविंग ग्रुप इज अटैच्ड टू वन लोब, न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड टू द अदर लोब, ठीक है, इन दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट, द हाइब्रिडेशन इज sp2, लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल आर अटैच्ड टू प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है, लिख लो। यस, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपका सेकंड में जो फॉर्म हो रहा है इसी को आप ट्रांजिशन स्टेट ही बोलोगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। 5 बॉन्ड्स पे प्योर पी, क्या क्या क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के लॉज को ओबे नहीं करता है, ठीक है, विल डिस्कस ट्रांजिशन स्टेट, हैंग ऑन, यहां तक लिख लिया क्या सभी ने? ठीक है, सो जैसे कि हमने SN1 के केस में कहता है वी हैव टू डू द सेम इन दिस केस आल्सो, ठीक है, अगर आप रेट देखोगे, ठीक है, अगर आप रेट देखोगे तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, अब ऑब्वियसली यही चीज जो है यही आपका स्लोएस्ट स्टेप हो गया, ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है बताओ, आपके पास RL प्रेजेंट है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, ठीक है, सो इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन एज RL, ठीक है, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सो अब इसको देखते हुए आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा, ठीक है, नाउ इन दिस केस योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ठीक है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज SN2, ठीक है, और जैसे कि हमने पिछले केस में बोला था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, इस केस में क्या रहेगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या रहेगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, लिख लो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, लिख लिया क्या यहां तक? ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दी अदर फैक्टर्स आल्सो एज वेल,
ठीक है, जैसे कि आर एल न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सो रेट अगर आप सबसे पहले देखोगे आर, ठीक है, हाउ डज इट डिपेंड ऑन आर? नाउ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि SN1 एंड SN2 में डिफरेंस क्या था, ठीक है। इन केस ऑफ SN1, जैसे वो आर पे वो इस तरह से डिपेंड कर रहा था कि कार्बोकैटायन कौन सा मोर स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो SN1 के केस में जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा था वहां पे रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा, वहां पे रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहा था। बट यहाँ पर तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सो हियर द रीजनिंग इज नॉट द सेम, ठीक है। हियर हाउ डज रेट डिपेंड ऑन आर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन how easily this nucleophile can attach to this carbon, how easily can the incoming nucleophile attach to this carbon, ठीक है। और more importantly कितना कम ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, या कितना कम क्राउडिंग ये न्यूक्लियोफाइल फेस करता है, ठीक है। वेरी सिंपली, ठीक है, लेट्स टेक टू केसेस, ठीक है, लेट्स टेक टू केसेस की सेम कार्बन सेम लीविंग ग्रुप, ठीक है। In one case you have big groups attached to it, ठीक है, and in the other case, ठीक है, same carbon same leaving group, you have small groups attached to it, ठीक है। Now in which case will the incoming nucleophile, ठीक है, this is 1, this is 2, in which case will the incoming nucleophile be easily able to approach the carbon, ठीक है, ऑब्वियसली सेकेंड केस में, ठीक है। सेकेंड केस में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा इजीली कार्बन के साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ SN1 द क्राइटेरिया वाज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। इन केस ऑफ SN2 द क्राइटेरिया इज क्राउडिंग, ठीक है, क्राउडिंग और स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है, क्राउडिंग और स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है। जितना कम क्राउडिंग होगा उतना ही इजीली न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच कर सकेगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज करो कि आपको दिया जाए ठीक है, Cl एंड सेम Cl, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो भी आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करेगा या यहाँ से अटैक करेगा या फिर यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री, ठीक है। सो इन विच केस इज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फेसिंग द ग्रेटेस्ट क्राउडिंग, इन विच केस आर द ग्रुप्स लार्जेस्ट? ऑब्वियसली थर्ड डिग्री में आपको दिख रहा है कि ग्रुप्स जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। इन विच केस इज द अप्रोच इजिएस्ट? 1 में, ठीक है। सो इन केस ऑफ SN2 आपका फास्टेस्ट रिएक्शन कौन शो करेगा? 1 डिग्री आपका फास्टेस्ट शो करेगा, ठीक है, फॉलोड बाय 2 डिग्री शो करेगा, फॉलोड बाय 3 डिग्री शो करेगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे आपको ये समझना है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हो कि अच्छा कौन सा फास्टर आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली दे दूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अच्छा भाई आपको SN1 करना है या SN2 करना है, ठीक है। SN1 तो उस केस में आप चेक करते कि अच्छा ठीक है कार्बोकैटायन कहां पे मोस्ट स्टेबल हो रहा है, तो SN1 में 1 2 3 कौन सा फास्टर शो करता, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, SN1 में कौन सा फास्टर शो करता? करेक्ट, थर्ड डिग्री। Why? Because the important criteria is stability of carbocation. In case of SN2 where the important criteria is crowding, अब कौन सा fastest शो करेगा? 1 शो करेगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, so the first criteria was obviously R, ठीक है, in this case 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree, ठीक है। रीजन मतलब वही तो क्राउडिंग ही तो हुआ ना, ठीक है। 1 में क्राउडिंग जो है वो मिनिमम हुआ, ठीक है, तो आपका रेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। थर्ड डिग्री में क्राउडिंग जो है वो मैक्सिमम हुआ तो रेट जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। अगेन हमें R एंड L के बीच में बॉन्ड तो ब्रेक करना ही है, ठीक है। सो अगेन L शुड बी योर गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है, इसमें इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं है, इट शुड बी अ गुड लीविंग ग्रुप,
ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब इन दिस केस, ठीक है, अब इन दिस केस देखो आपका रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इन वन केस न्यूक्लियोफाइल जो है वो आराम से है, स्टेबल है, बाद में आएगा, ठीक है। इन दी अदर केस न्यूक्लियोफाइल इज फास्ट, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, सो इन विच केस विल योर रेट बी फास्टर? इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल योर रेट इज फास्टर, ठीक है। सो इन दिस केस रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो भी आपका रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। या अगर आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, ठीक है, तो भी आपका रेट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स ऑन साइज, सॉरी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, ठीक है। चार्ज तो नॉर्मल ही था बट साइज जो था that was according to, size जो था that was according to, that was according to which rule, that was according to which rule, correct, that was according to Fajans rule, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, let's take OH minus and SH minus, ठीक है, OH minus and SH minus, so which one is a stronger nucleophile? अब भी बोला, अब भी उल्टा, ठीक है। SH माइनस वुड बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि सल्फर का साइज जो है वो लार्जर है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास है FCl, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल वुड बी, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल वुड बी I माइनस, ठीक है। कंप्लीट करो यहां तक फटाफट। डन, ठीक है। लास्टली, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यू हैव योर सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यू हैव योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पे हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल विच इज एन एनायन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विच इज एन एनायन डज नॉट सॉल्वेट, ठीक है, डज नॉट सॉल्वेट। तो आपको किस तरह का सॉल्वेंट चाहिए होगा बताओ? ठीक है, करेक्ट, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों ही यूज कर सकते हो, बट इन जनरल आपको जो क्वेश्चंस में मिलेगा दैट इज ऑलवेज योर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज ऑलवेज योर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। आप यहाँ पे दोनों ही यूज कर सकते हो बट टिपिकली आपको क्वेश्चन में जो मिलेगा दैट विल बी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। व्हाई? बिकॉज कार्बोकेटाइन तो फॉर्म ही नहीं हुआ, तो रीअरेंजमेंट जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब ये वाला तो सिंपल ही है, ठीक है, ये वाला तो काफी सिंपल है। इन दिस केस अगर सपोज करो आपके पास ये हुआ ए बी डी एंड लीविंग ग्रुप, ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपको बता दिया गया कि SN2 होगा, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आप खुद से लिखो, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कितने प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आप खुद से लिखो। डन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ SN2, इन केस ऑफ SN2 न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा ऑपोजिट एंड से अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम द ऑपोजिट एंड, तो यहाँ पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज दी, सॉरी दैट इज दी इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा, द प्रोडक्ट वुड बी इन्वर्टेड, ठीक है, ओनली दिस। इज इट डन? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओनली इन्वर्जन, हो गया क्या? क्या 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 क्या?
हाँ यस ऑब्वियसली ये कायरल है, दिस इज कायरल। हाँ तो आपका सोल्यूशन जो है, आपका सोल्यूशन जो है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आपका सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। डन। हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एनर्जी डायग्राम? 6 ना, ओके सो 7। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द एनर्जी डायग्राम? ठीक है, एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 एंड SN2। ठीक है, एनर्जी डायग्राम जो है वो आपको मैकेनिज्म से समझना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप SN1 देखते हो तो SN1 में क्या होगा कि आपके पास RL है, पहले ये ब्रेक होता है टू गिव यू R प्लस प्लस L माइनस। ठीक है, दिस मे रीअरेंज, ठीक है, दिस मे रीअरेंज टू गिव यू सम अदर कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर इसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा टू गिव यू RNU। ठीक है, whereas in case of SN2 there is only a single step, so आपके पास R है L, ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, एंड देन योर प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब देखो यहां पे आपका एनर्जी डायग्राम किस तरह से आता है। ठीक है, यहां पे देखो आपका एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा आएगा कि, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे दिस इज एनर्जी, दिस इज योर परसेंटेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां से आपने रिएक्टेंट जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। सो इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, सो आपका रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पे, यहाँ से पहले वो अपने हाईएस्ट स्टेट में गया, देन दिस इज फॉर्म्ड। ये जो है ये आपका बेसिकली फर्स्ट कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये जो है दिस इज योर फर्स्ट कार्बोकेटाइन। जो सेकंड कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है वो और भी स्टेबल है। ठीक है, तभी तो रीअरेंज हुआ है। एंड अगर ये और भी स्टेबल है तो जो सेकंड कार्बोकेटाइन का एनर्जी होगा वो लोअर होगा या हायर होगा? ठीक है, करेक्ट, वो लोअर होगा। ठीक है, ये भी जो है ये भी अगेन इस तरह से ही जाएगा। ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका पीक जो है या इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो इसके हाईएस्ट पॉइंट से लो होगा। वाई? क्योंकि यही चीज जो है, यही चीज आपका आरडीएस है। ठीक है, जो आपका आरडीएस होता है, ठीक है, जो भी आपका आरडीएस होता है उसी का पीक जो है वो हाईएस्ट होता है, या उसी के केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, सो अगर आपको सपोज करो कभी भी दिया गया है इस तरह से, ठीक है, तो जो भी आपका हाईएस्ट पीक है दैट ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, आई थिंक हमने ये चीज केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस कर लिया था शायद, किया ही नहीं किया? छोड़ो, इन एनी केस, इन एनी केस। ठीक है, सो ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, दिस इज योर कार्बोकैटायन 1। ठीक है, दिस इज योर कार्बोकैटायन 1। ठीक है, फिर ये कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंज हुआ, एंड दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल तो लेसर इन एनर्जी। तो ये जो है ये आपका कार्बोकैटायन 2 हुआ। ठीक है, ये जो है ये आपका कार्बोकैटायन 2 हुआ। कार्बोकैटायन 2 के बाद अब तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, सो अब आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका भी पीक हाईएस्ट होगा, ठीक है, जिसका भी पीक हाईएस्ट होगा दैट इज ऑलवेज योर स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, जो भी पीक हाईएस्ट होगा दैट इज ऑलवेज स्लो स्टेप। इन दिस केस दिस पीक इज हाईएस्ट, सो दिस इज योर स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ SN2, in case of SN2 there are no intermediates। ठीक है, all of these terms, ठीक है, all of these terms क्या, ठीक है, all of these terms, any condition मतलब नहीं, सेकेंड एंड थर्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चीज चलो हम लास्ट में कवर करेंगे, डोंट वरी। हाउ मच रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, हाउ मच रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। ठीक है, कि आप रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक कहां तक पहुंचे हो। ठीक है, नाउ सो इन केस ऑफ SN2, इन केस ऑफ SN2 आपके पास यहां पे रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, ओनली वन सिंगल ट्रांजिशन स्टेट हैज फॉर्म्ड एंड डायरेक्टली जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट।
ठीक है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट. इन दिस केस देयर आर ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3. ठीक है. Now, what is the difference between an intermediate and a transition state? ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज. ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट आप उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हो, ठीक है, जहां पर कि वो सब्सटेंस, ठीक है, जहां पर कि वो सब्सटेंस अपना डायरेक्शन चेंज करता है. ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ाई है. ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर आप एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हो, ठीक है, सपोजली इफ यू थ्रो अ बॉल, आपके पास सपोज करो बॉल जो है इस लेवल पे, आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया. ठीक है, सो एट व्हाट पॉइंट विल इट चेंज इट्स डायरेक्शन? एट व्हाट पॉइंट? अभी तक ये क्या जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है. ठीक है, सो एट व्हाट पॉइंट विल इट चेंज डायरेक्शन? जहां पर ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया है. ठीक है, जहां पे ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दिस डायरेक्शन चेंजेस. ठीक है, सो ट्रांजिशन स्टेट इज एग्जैक्टली दिस. ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट पॉइंट. क्यों? क्योंकि देखो, अगर रिएक्टेंट जो है वो अगर इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो इट इज स्टिल गोइंग अप. ठीक है, रिएक्टेंट जो है अगर वो इस स्टेट में, तो इट इज स्टिल गोइंग अप. लेकिन रिएक्टेंट अब अगर इस स्टेट में है, तो नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन. ठीक है, कि या तो ये आर है या तो ये पार है. सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? सो ट्रांजिशन स्टेट इज द पॉइंट एट विच इट बिगिंस टू चेंज इनटू द अदर वन. ठीक है, अभी तक ये बॉल जो था ये ऊपर के डायरेक्शन में ही जाने वाला था. एट दिस पॉइंट द बॉल हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, और at this point your substance is now going to go in the forward direction only. सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरमीडिएट एंड अ ट्रांजिशन स्टेट? ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज जो है, इंटरमीडिएट स्टेज एग्जिस्ट. ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, अगेन सपोज करो कि अगर आपने ये बॉल को जो है, सपोज करो कि आपने ये बॉल को जो है, आपने इसको ग्राउंड से उठाया. ठीक है, आपने बॉल को जो है ग्राउंड से उठाया. ठीक है, इसको ऊपर में थ्रो किया. नो, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू कम डाउन टू द ग्राउंड वंस अगेन. ठीक है, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू कम डाउन टू द ग्राउंड वंस अगेन. हो सकता है कि यहाँ पे ग्राउंड पे आने का क्या करेगा? हो सकता है एक दो बार बाउंस करे. ठीक है, बट फाइनली ये जो है ये स्टॉप हो ही जाएगा. यस और नो? ठीक है, नाउ सो व्हाट इज अ ट्रांजिशन स्टेट और व्हाट इज एन इंटरमीडिएट? ठीक है, सपोज करो कि ये पार्ट जो है ये आपका रिएक्टेंट पार्ट हुआ, कि अगर आप रिएक्टेंट को नहीं छेड़ोगे तो वो जो है वो एज इट इज ही रह जाएगा. ठीक है, इसको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही रह जाएगा. ठीक है, so if this is your energy diagram, for example let's say कि this is your energy diagram, तो ये जो है ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 आएगा. ठीक है, जब ये वापस से जमीन पे हिट करने वाला है, ठीक है, now this still has some amount of excess energy. yes or no? ठीक है, so intermediate जो है, intermediate is a more stable state. ठीक है, but it is still reactive. intermediate जो है, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, अगर आपको याद रहे तो हमने, अगर आपको याद रहे तो हमने रेडियो एक्टिविटी में एक टर्म डिस्कस किया था, मेटास्टेबल. ठीक है, हमने डिस्कस किया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो एन इंटरमीडिएट इज बेसिकली इन अ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, कि ये इंटरमीडिएट जो है इसको आप फिर भी आइसोलेट कर सकते हो, या ये चीज जो है फिर भी एटलीस्ट 5 मिनट्स तक रह सकता है. ठीक है, इंटरमीडिएट जो है वो 5 मिनट्स तक रह सकता है, या वो कुछ देर के लिए स्टेबल है. इट विल रिएक्ट. ठीक है, बट इट इज स्टिल स्टेबल फॉर अ शॉर्ट वाइल. Whereas ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही एग्जिस्ट करता है. बॉल जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे 5 मिनट तक नहीं रहेगा. ठीक है, बॉल जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे इट विल ओनली स्टे देयर फॉर अ सेकंड. ठीक है, इट विल ओनली स्टे देयर फॉर अ मोमेंट. सो ट्रांजिशन स्टेट्स आर मोमेंटरी. ठीक है, कि ये आया और ये गया, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बट इंटरमीडिएट्स, ठीक है, जैसे कि कार्बोकैटायन, ये फॉर्म होता है. ठीक है, फिर रीअरेंज हो सकता है, फिर वो वेट करता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करे. सो दिस इज एन इंटरमीडिएट, और मे बी C माइनस, दिस इज एन इंटरमीडिएट, और मे बी C फ्री रेडिकल, दिस इज आल्सो एन इंटरमीडिएट. ठीक है, तो अभी तक जो भी आपने ये सब पढ़ा है, दीज आर ऑल इंटरमीडिएट्स. ठीक है, दीज कैन बी फॉर्म्ड, दीज कैन बी स्टेबलाइज्ड. ठीक है, whereas a transition state it is impossible to stabilize that. ठीक है, जैसे कि ये जो है ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हुआ जहां पर कि हमने SN2 में ड्रॉ किया, ये. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू आइसोलेट अ ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक मोमेंट के लिए ही एग्जिस्ट करेगा. समझ में आ रहा है?
ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि क्या आप एक बॉक्स में, क्या आप एक बॉक्स में एक सब्सटेंस को रख सकते हो। ठीक है, कैन द सब्सटेंस इन दैट फॉर्म एग्जिस्ट इन अ बॉक्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, SN2 विल नॉट हैव एन इंटरमीडिएट। ठीक है, SN2 में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होता है, SN2 में इंटरमीडिएट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, अब इसको ऐसे समझो कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, अगर आपने सपोज करो पॉइंट सी पे रेस्ट किया एंड आपने पॉइंट डी पे रेस्ट किया, कि आप प्रॉपर यहाँ पे रुक रहे हो, लंच कर रहे हो, उसके बाद जा रहे हो, ठीक है, सो दीज वुड बी बेसिकली योर इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रेस्ट ऑल वुड बी योर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, नाउ इन एनी केस, हाँ, सो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि आप उसको सेपरेटली कुछ देर के लिए स्टेबलाइज कर सकते हो। ठीक है, और कैन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, not momentarily longer than a moment, but can it exist for a short while. ठीक है, so between intermediates and transition state which can be isolated. ठीक है, obviously your intermediates can be isolated, very very important. ठीक है, your intermediates can be isolated whereas your transition states cannot be isolated. ठीक है, कंप्लीट कर लो यहां तक। ठीक है, एंड बिफोर वी एंड द क्लास, अगर मैं आज आप लोग का डाउट सेशन लूं तो आप लोग को चलेगा क्या? चलेगा? ठीक है, so we'll just take a quick vote. ठीक है, so how many of you are fine with me to taking an extra taking a doubt class today? Obviously 2:10 type, 2 o'clock 2:10 type. अगर ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे तो फिर मैं डाउट क्लास नहीं लूंगा, as simple as that. Then it'll probably be postponed to some other day. ठीक है, so I don't see a lot of hands. Okay, so we'll probably hold one tomorrow. ठीक है, so in any case we'll probably hold a doubt class tomorrow. ठीक है, so मैं आपको कल टाइमिंग बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वील कीप इट, आई थिंक लाइक 2:10 समथिंग। ठीक है, 2:10 से 3 o'clock मे बी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो यहां तक आप रिवाइज करो। ठीक है, यहां तक आप रिवाइज करो। आज आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। ठीक है, जस्ट टू टेल यू, आज नहीं है। ठीक है, कल देखते हैं, कल भी टुमारो विल हैव, एंड जो भी होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, I'll inform all of you. Okay, so this is it for today. Thank you class, कल बताता हूँ आपको।